हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज मैं नया एपिसोड लेके आया हूँ दोस्तों। आज हम जानेंगे कि 10वीं के बाद भारतीय सेना को कैसे ज्वाइन करें, कैसे तैयारी करें। और 10वीं पास हो या आप 12वीं पास हो, अगर आपको आर्मी ज्वाइन करना है तो किस प्रकार से प्रोसेसिंग होती है और किस प्रकार से तैयारी करना है, इसके बारे में आज जानते हैं दोस्तों। तो इसमें भारतीय सेना दुनिया की मजबूत सेनाओं में से एक है। और ऐसी सेना में भर्ती होना अपने आप में एक गौरव का एहसास दिलाता है। भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम ऐसा है कि दुनिया भारतीय सेना की वीरता का लोहा मानती है। वैसे तो भारतीय सेना में अनेक पदों पर हर साल के लिए भर्तियां निकलती है। उस क्राइटेरिया को जान लेते हैं जिसको पूरा करने के लिए आप इस नौकरी पूरा करके आप इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए और मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं। ये पहला पॉइंट है कि भारतीय सेना में किन किन पदों पर भर्तियां होती है, इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो भारतीय सेना में अनेक तरह की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मुख्यतः 10वीं और 12वीं पास स्टूडेंट के लिए जीटी और एक ट्रेडमैन के रूप में रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। जिसमें जीटी का फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी, और ट्रेडमैन ट्रेड से संबंधित होता है। आप किसी भी को करते हो या आप किसी भी फील्ड से जुड़े हो, इस प्रकार से दोस्तों। तो इसमें पहला तरीका है कि आप भारतीय सेना द्वारा जो रैली निकाली जाती है, भर्ती रैली निकाली जाती है, आप उसमें जाके भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें दूसरा भर्ती होने का तरीका है कि क्योंकि वहाँ पे रेजिमेंट के द्वारा अनेक पोस्ट के लिए पद रिक्वायरमेंट किए जाते हैं, जो ग्रुप सी के रूप में पदों की नियुक्तियाँ करता है दोस्तों। ग्रुप सी के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसकी। अब इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि इंडियन आर्मी में भर्ती के जो है जीडी और ट्रेडमैन, इसमें क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या उम्र सीमा होना चाहिए, उसके बारे में जानते हैं दोस्तों। तो जीडी के लिए उम्र सीमा 17.5 साल से 21 साल होती है, और इसके लिए योग्यता 10वीं पास ही लगता है दोस्तों। और ट्रेडमैन के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 23 साल होती है दोस्तों, और इसके लिए योग्यता 10वीं पास ही होती है दोस्तों। और 12वीं पास भी होती है, 10वीं पास 12वीं पास होना चाहिए। और इसमें साइंस सब्जेक्ट स्टूडेंट का होना चाहिए दोस्तों, और साथ में इंग्लिश भी सारा पढ़ाई की जानी चाहिए दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो इंटरनेट कैफ़े के द्वारा से आपको जाके वहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कराना पड़ता है। उसके बाद आपका फिजिकल के लिए नोटिफिकेशन आता है दोस्तों, फिर आप फिजिकल के लिए जाते हैं। इस प्रकार से होता है। और इसकी जैसे मैंने अभी एज लिमिट बता दिया कि जीडी के लिए 17.5 साल से 21 साल होती है, और ट्रेडमैन के लिए 17.5 साल से 23 साल की आयु की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। अब ये क्वालिफ़िकेशन जो होता है दोनों के लिए, आप 10th पास होना चाहिए या फिर 12th भी पास होना अनिवार्य होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इनका जो रिटन एग्ज़ाम होता है, तो रिटन एग्ज़ाम में एक्चुअल में मैथ्स पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है, और लॉजिकल रीजनिंग जी लॉजिकल रीजनिंग पूछा जाता है। रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, और जनरल नॉलेज आता है, और जनरल साइंस के बारे में पूछा जाता है दोस्तों इसमें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल टेस्ट। तो इसमें फिजिकल टेस्ट सबसे पहले रनिंग होता है इसमें। रनिंग होता है इसमें फिजिकल टेस्ट 100 मार्क का होता है, जिसमें आपको फर्स्ट रनिंग कराया जाता है, जो रनिंग 1600 मीटर की दौड़ होती है, जो 5 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करना होता है दोस्तों। और जो स्टूडेंट 5 मिनट 30 सेकंड से 5 मिनट 30 सेकंड में अगर दौड़ कंप्लीट कर लेता है, तो उसको 60 अंक दिए जाते हैं। और जो 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अगर उसकी रनिंग कंप्लीट होती है, तो उसको 48 मार्क दिए जाते हैं दोस्तों। फिजिकल टेस्ट में रनिंग के बाद पुशअप होता है दोस्तों। तो पुशअप यहाँ पे 6 पुशअप करना अनिवार्य होता है। यदि आप 6 पुशअप से कम करते हैं तो आप फेल हो जाते हैं दोस्तों। और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम।
यदि आप 7 पुशअप करते हैं तो आपको 21 मार्क मिलते हैं दोस्तों, और 8 पुशअप करते हैं तो आपको 27 मार्क मिलते हैं, और 9 पुशअप करते हैं तो आपको 33 अंक मिलते हैं दोस्तों, और यदि आप 10 पुशअप करते हैं तो आपको 40 अंक मिल जाते हैं दोस्तों इसमें। और इसमें हाइट 168 सेंटीमीटर या इससे अधिक होना चाहिए दोस्तों, कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जो चेस्ट होती है वो 77 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर की वृद्धि होना चाहिए। इस प्रकार से होता है दोस्तों, चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव जरूरी है दोस्तों, इससे कम नहीं होना चाहिए। और इसमें स्टूडेंट या जो उम्मीदवार है उनका वेट 50 केजी होना ही चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 50 केजी से ज़्यादा भी होगा चलता है, पर 50 केजी ही रिक्वायरमेंट के तहत लिया जाता है दोस्तों इसमें। और नेक्स्ट इसमें होता है दोस्तों जिगजैग बैलेंस होता है। तो जिगजैग बैलेंस में आपको टेढ़ा मेढ़ा चलाया जाता है, जिसमें आपकी मेंटली कैपेबिलिटी को जांच की जाती है, अर्थात आप टेढ़ा मेढ़ा चल पाने में समर्थ है या नहीं, इसकी जांच की जाती है। और इसका कोई अंक नहीं होता है, यह एक पास होना अनिवार्य होता है लेकिन इसमें। इसके बाद होता है दोस्तों 9 फीट जंप होता है, 9 फीट का गड्ढा होता है जिसको कूदना होता है अभ्यर्थियों को, यह भी पास होना अनिवार्य होता है, इसका कोई अंक नहीं होता है दोस्तों। और इसके बाद जानते हैं दोस्तों कि महिलाओं के लिए क्या फिजिकल टेस्ट होता है। तो इसमें फिजिकल में रनिंग होता है, इनका भी 1600 मीटर की ही रनिंग होती है, जो 7 7 मिनट 30 सेकंड की होती है दोस्तों। और इनको भी जंप 10 फीट कराया जाता है, और इनका जंप जो है वो 3 फीट का इनको हाई जंप भी कराया जाता है दोस्तों। और इसके अलावा भी अन्य प्रोसेस की जाती है मापदंड के अनुसार। इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों मेडिकल टेस्ट में। तो इंडियन आर्मी में मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है इसके बारे में जानते हैं। इसमें मेडिकल टेस्ट में बॉडी के हर प्रत्येक पार्ट की जांच की जाती है, अर्थात जो भी इनका मापदंड होता है उस तरीके से शरीर के अंगों की जांच की जाती है दोस्तों। जैसे आँख की, कान, नाक, दांत, गला, कंधा, चेस्ट अर्थात छाती का, पेट का, हाइड्रोसिल का, प्राइवेट पार्ट्स का, आपके नोकनी का जांच की जाती है, पंजों की जांच की जाती है, उंगलियों की जांच की जाती है। इस प्रकार से अन्य सभी जांचें की जाती है दोस्तों। इसमें बॉडी लैंग्वेज को भी चेक किया जाता है, इस प्रकार से कि आप किस प्रकार से चलते हैं उसकी भी जांच की जाती है दोस्तों। आपका बोलने के तरीकों को भी देखा जाता है, आप हकलाते तो नहीं हैं, अटक के तो नहीं बोलते, इसकी भी जांच की जाती है दोस्तों। और इसमें आगे बढ़ते हुए हम जांचते हैं कि शुरू से कि सिर से लेकर पैर तक किस प्रकार से जांच होती है दोस्तों। तो इसमें सिर में किसी भी प्रकार की चोट या फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, अगर इस प्रकार से फ्रैक्चर है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाते हैं दोस्तों, आपको रिमेडिकल दे सकता है। इसके बाद आपके मस्तक पर भी किसी प्रकार से कटा पिटा नहीं होना चाहिए। और बाद आगे बढ़ते हैं, आँख पे आते हैं। तो आँख इसमें 6x6 अर्थात 6 मीटर से 6 मीटर की दूरी पर पढ़ने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और आँख में किसी प्रकार का लालपन नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसमें देखा जाता है कि आँख की जो पुतलियाँ हैं वो छोटी बड़ी ना हो, इसकी भी जांच की जाती है दोस्तों। और इसके बाद कलर विज़न की जांच की जाती है, जिसमें रंगों के अंदर शब्द लिखे हुए होते हैं अनेक रंगों के, जिनकी आपको जांच करना होता है, पढ़ना होता है। जो इस कलर विज़न में शब्दों को पढ़ पाते हैं वो पास हो जाते हैं दोस्तों, अन्यथा जो नहीं पढ़ पाते हैं उनमें कलर विज़न का इफ़ेक्ट होता है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों कान। तो इसमें कान का कान में कान की जांच की जाती है, तो इसमें कान में किसी भी प्रकार का दाग धब्बा नहीं होना चाहिए, पर्दे में मवाद ववाद नहीं होना चाहिए, और कान के पर्दे में किसी भी प्रकार का सुराग नहीं होना चाहिए, और अपने कानों के अंदर किसी प्रकार गंदगी वंदगी नहीं होना चाहिए दोस्तों, उसकी भी जांच की जाती है। इसके बाद आते हैं नाक पे। तो इसमें नाक की जो हड्डी होती है उसकी जांच की जाती है, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होना चाहिए, और इसकी जांच की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दांत। इसमें दांत की जांच की जाती है, जैसे दांत में किसी प्रकार का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, हमारे दोनों जबड़े फिक्स्ड बैठना चाहिए, कैविटी नहीं होना चाहिए, दांतों में कालापन नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से जांच की जाती है दोस्तों। अब आते हैं कंधे पे दोस्तों। तो कंधा
किसी भी प्रकार से झुका नहीं होना चाहिए या किसी प्रकार का एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए, फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए, इसकी जाँच की जाती है दोस्तों। कंधा झुका हुआ या मुड़ा हुआ दोनों प्रकार से नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चेस्ट, तो इसमें चेस्ट की जांच की जाती है। इसमें निप्पल ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए और चेस्ट में किसी भी प्रकार का दाग धब्बे नहीं होना चाहिए और आपकी स्किन में भी किसी प्रकार का दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, जिसको ग्रामीण भाषा में शेरनी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से नहीं होना चाहिए, वो अनक्वालिफाइड हो जाते हैं दोस्तों। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों हाथ पे। तो हाथ में हैंड नी नहीं होना चाहिए। आपके नी हैंड की जो नी होती है वो आपस में नहीं मिलना चाहिए। और दूसरा चीज़ यहाँ पे देखा जाता है कि हथेली में पसीना नहीं आना चाहिए। ये बड़ा मुख्य पॉइंट होता है दोस्तों इसमें। उंगलियाँ कटी-फटी, टेढ़ी-मेढ़ी नहीं होना चाहिए। इसमें इस प्रकार से भी कि आपके उंगलियों में नाखून ना हो, इस प्रकार की भी नहीं होना चाहिए, उसकी भी जाँच की जाती है। और इसमें एक चीज़ देखा जाता है कि आपके हैंड को आगे सीधा करते हुए आपके हाथ काँप तो नहीं रहे हैं, उसकी भी जाँच की जाती है। हाथ काँपना नहीं चाहिए दोस्तों इसमें, एक विशेष बिंदु होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हाइड्रोसिल की जाँच की जाती है, दाग धब्बों की जाँच की जाती है और इसमें देखा जाता है कि अंडकोश आपके छोटे-बड़े तो नहीं हैं, इसकी भी जाँच की जाती है। प्राइवेट पार्ट में किसी भी प्रकार का टेढ़ापन नहीं होना चाहिए और इसमें प्राइवेट पार्ट में गैप बराबर खुलना चाहिए, यह भी एक होता है। इसके अलावा यूरिन त्यागते हैं वहाँ का डबल छेद नहीं होना चाहिए। मेडिकल में एक मापदंड है जिसमें इसको भी जाँच किया जाता है दोस्तों। और अभ्यर्थी में किसी बवासीर की शिकायत भी नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों नॉक नी। नॉक नी इस प्रकार हैंड नी तो हो चुका है, नॉक नी यानी घुटनों से संबंधित है। आपके घुटने पैर चिपकाने पे आप आपस में जुड़ने नहीं चाहिए, उनमें डिस्टेंस होनी चाहिए। इस प्रकार की इसको देखते हैं दोस्तों। और इसके बाद फुट में आपका पैर में फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आपके पैर के जो तलवे है वो एकदम सपाट नहीं होना चाहिए दोस्तों। उनमें एक प्रकार से पैर का जो एक साइज होता है उस प्रकार से होना चाहिए। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि जूतों का जो सोल का जो साइज़ होता है, उस प्रकार से पैर में भी एक साइज़ बनता है, तो उसी साइज़ का आपका पैर होना चाहिए। एकदम प्लेन नहीं होना चाहिए दोस्तों। पैर की उँगलियाँ कटी-फटी नहीं होना चाहिए, मुड़ी नहीं होना चाहिए और दोनों पैर का साइज़ एक ही साइज़ में होना चाहिए दोस्तों। ये टेढ़ा-मेढ़ा या फिर छोटा-बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और इसमें इसके अलावा एक चीज़ और देखा जाता है कि पैर की जो नसें होती हैं, वो नहीं निकलनी चाहिए दोस्तों, जो ऐसे सर्पाकार रूप में निकल जाती है, जो काफ़ी मेहनत करते हैं, उनकी शायद निकल जाती है। तो इस प्रकार की नसें भी नहीं निकली होना चाहिए दोस्तों। अगर ऐसी निकलती है तो आप मेडिकल अनफिट हो जा सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आप यदि मेडिकल देने जाते हैं तो आपको क्या अपनी सफाई रखना चाहिए। तो आपको अपने प्राइवेट पार्ट्स के पूरे बाल, बगल के बाल, नाखून साफ करके जाना चाहिए। मुँह की दुर्गंध आदि साफ करके जानी चाहिए। आपको नाक की सफाई, कान की सफाई और शरीर को सारे क्लीन करके जाना चाहिए दोस्तों। और इसके बाद इससे क्या होता है, मेडिकल में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार पंजीयन होना जरूरी होता है दोस्तों। और इसमें जन्मतिथि प्रमाण पत्र, आपका अपना पहचान पत्र और हस्ताक्षर और भी अन्य दस्तावेज, ये मुख्य दस्तावेज होते हैं। अन्य दस्तावेज एक दो और हो सकते हैं जो वहाँ पे आपको बाद आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद तो जानते हैं दोस्तों कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न में जीडी का जो पेपर होता है वो 100 अंक का होता है, जिसमें जीके और जीएस 15 अंक का पूछा जाता है। मैथ्स 15 अंक की पूछी जाती है, रीजनिंग 15 अंक की पूछी जाती है। और उसमें ट्रेडमेन में भी इसी प्रकार का होता है। इसमें पेपर में भी जीके, ट्रेडमेन में भी जीके, जीएस, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आदि से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपका मेडिकल क्लियर हो जाने के बाद आपका एग्ज़ाम पैटर्न इस प्रकार से होता है दोस्तों। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे जॉइनिंग। तो आपका ये सब होने के बाद, सब चीज़ में आप पास होने के बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट आती है, उसमें आपका नाम आता है, तो आपकी जॉइनिंग होना होना हो जा जॉइनिंग आराम से हो जाती है दोस्तों।
अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों ट्रेनिंग। तो ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग होने के बाद ट्रेनिंग होती है दोस्तों, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। जो आर्मी के इंडियन आर्मी के मापदंडों के अनुसार यहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, कड़ी ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसमें समाज से निकला हुआ युवा एक जवान बनता है। एक प्रकार से वो उसकी एक अलग ही बॉडी होती है और वह अलग ही दिखता है समाज में। इस प्रकार से एक प्रकार से उसे समाज से काट कर एक देश की सेवा करने के लिए एक फौज का एक सदस्य बनाया जाता है दोस्तों इसमें। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तैयारी कैसे करें? तो इसमें तैयारी करने का मेन यही होता है कि आपको कम से कम 1 साल कड़ी मेहनत करना अनिवार्य होता है। आप डेली ग्राउंड जाइए, डेली ग्राउंड में मेहनत कीजिए, आप रनिंग कीजिए, पुशअप कीजिए और अन्य अन्य जो अपनी प्रोसेसेस होती है उसको कीजिए आप। 1 साल की मेहनत के बाद आप अग्निवीर हो या इंडियन आर्मी की भर्ती हो, आप दीजिएगा। आपका ज़रूर से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। इसके साथ ही तैयारी करते हुए आप अपनी अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, पढ़ाई भी आप कीजिए, कोचिंग संस्थान से जुड़े रहिए या फिर ऑनलाइन स्टडी कीजिए। आप इस तरह से अगर तैयारी करते हैं तो निश्चित ही आपको फौज में लगने से कोई रोक नहीं सकता है दोस्तों। यहाँ पे अब जानेंगे पढ़ाई कितनी करें। तो आपको पढ़ाई तो 2 से 3 घंटा रोज करते रहना चाहिए। आपकी कैपेबिलिटी पे है कि आप कितना घंटा पढ़ सकते हैं। वैसे आर्मी का पेपर उतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। आप नॉर्मल मैथ्स, साइंस, रीजनिंग पढ़ के भी पेपर को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को अच्छे से अच्छा प्रूव करने के लिए आपको बहुत पढ़ना ज़रूरी होता है दोस्तों। पढ़ना ही चाहिए आपको। और इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों हम कि ये सैलरी क्या होती है। तो इसमें यदि आप ट्रेनिंग पीरियड में वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है आपकी, तो वहाँ पे 20 से 30 हज़ार रुपये पर मंथली पे होती है सैलरी। और आपकी ट्रेनिंग होने के बाद जब आप ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तो आपकी सैलरी 40 हज़ार से शुरू हो जाती है दोस्तों। इसमें अलग अलग ट्रेड और अलग अलग इसके अलग अलग ट्रेड की वही पोस्ट के हिसाब से वहाँ पे आपको सैलरी मिलती है, जो 40 हज़ार से ही शुरू होती है दोस्तों। इससे आगे फिर बढ़ते रहती है हर साल। तो इस प्रकार से आर्मी की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों। और जो स्टूडेंट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो इन मुख्य बिंदु पे ध्यान दें और इसको फॉलो करें और तैयारी खूब लग के करें, मेहनत से करें। ये आर्मी की जो जॉब है या आप आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं, ये पैसा कमाने के लिए नहीं होती है दोस्तों। एक प्रकार से देखा जाए तो यह देश सेवा के लिए समर्पित भावना है। तो आप जो भी स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो पैसे कमाने के ज़रिए से ना जाएँ, आप देश की सेवा करने के हिसाब से जाएँ और काफ़ी मेहनत करें, आगे बढ़ें। इसके बाद बस वीडियो में दोस्तों इतना ही। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। ऐसी वीडियो लाते रहता हूँ दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।